मोहाली में इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमला मामले में एनआईए की नजर है। जराये के मुताबिक एनआईए की टीम आज जाए वारदात का मुआयना करने जा सकती है। एनआईए के टेरर इंटेलिजेंस से जुड़ी एक टीम पूरे मामले की मालूमात इकट्ठा कर रही है। उधर पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान का कहना है कि रियासत का माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ख्याल है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुसलसल पंजाब के सिलसिले में कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी सामने आ चुकी हैं। खालिस्तानी तंजीमें फिर से पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कर रही हैं। बीती शाम इंटेलिजेंस विंग की इमारत को निशाना बनाकर दस्ती बम से हमला किया गया था और गोलियां भी दूर से चलाई गई थी। पुलिस ने हमले में दहशतगर्द साजिश से इनकार नहीं किया है। और इससे पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से मालूम है शंकर इस वक्त जुड़े। शंकर, एक तरह से मोहाली में जो इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ है उस पर एनआईए की टीम आज जा सकती है, इस ताल्लुक से क्या कुछ खबर है? देखिए, कल रात में जिस तरह से मोहाली में इंटेलिजेंस ऑफिस के बाहर जिस तरह से वहां पर ग्रेनेड का धमाका हुआ, तो ये बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए की टीम आज मौके का मुआयना करने के लिए जा सकती है। और इस मामले में अगर कुछ बड़ा इनपुट अगर सामने आता है तो निश्चित तौर पर इस मामले को बाद में टेक ओवर भी कर सकती है, यानी कि इस मामले में आगे एनआईए की इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। हालांकि एनआईए के अधिकारी कल रात में भी गए थे, कल रात में भी जाकर के मौके का मुआयना किए थे और वहां पर मुआयना करने के बाद उस घटना स्थिति को समझने का प्रयास किया गया था। और इसी का तकाजा है कि आज एनआईए के जो अधिकारी जो है, आज कई वरिष्ठ अधिकारी आज मौके पर जाकर के घटना स्थल का मुआयना करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये सामान्य सी घटना थी या ड्रोन के द्वारा जो है, जिस तरह से बकायदा इनपुट मिला था कि ड्रोन के मार्फत उस रॉकेट लॉन्चर को वहां पे छोड़ा गया, तो क्या ये ड्रोन का जो एक एंगल है आ रहा है, जो इनपुट आ रहा है, क्या वो सही है या गलत है, उन तमाम मामलों को भी देखा जाएगा। इसके साथ ही जो घटनास्थल है, घटनास्थल के पास में कल देर रात में कुछ सीसीटीवी कैमरे में एक कार नजर आता हुआ और कार से उतर के दो लोग संदिग्ध हालत में वहां पे घूमते नजर आए थे। तो उन दोनों की क्या भूमिका है उसको भी जांचा जाएगा, परखा जाएगा। हालांकि जो मोहाली की जो लोकल इंटेलिजेंस है वो इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन इस मामले को सुपर तरीके से यहाँ पर उस मामले को सुपरवाइज करने के लिए एनआईए की टीम जाकर के मौके का मुआयना करेगी। शंकर, क्या सिक्योरिटी लैब्स का भी मामला माना जा रहा है? क्योंकि गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल पंजाब के सिलसिले में कई इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस तरह की आ चुकी है कि कुछ न कुछ होने वाला है। देखिए, अगर पंजाब की बात करें, हिमाचल की बात करें, दोनों सटा हुआ राज्य है। अब दोनों राज्यों में जिस तरह से एक इनपुट जो आ रहा है, जिस तरह से खालिस्तानी इनपुट आ रहा है और खालिस्तानी एक्टिविटीज जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं कहीं इन दोनों राज्यों के लिए बहुत परेशानी का मसला हो सकता है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए जो केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए है वो काफी एक्टिव हो चुकी है और लगातार ऐसे मामलों की गंभीरता को लगातार मौके पर जाकर के मुआयना कर रही है, इससे जुड़े तमाम इनपुट को निकाल रही है। तो पिछले कुछ दिनों से जो कहा जा सकता है कि एनआईए के अधिकारी कुछ ज्यादा ही एक्टिव होकर के इन सब चीजों को समझने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि पंजाब में, खास तौर से पंजाब में कहा जाए तो पंजाब में पिछले 2 महीने के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता है। क्योंकि अगर छोटे छोटे मामलों को अगर आप हल्के में लेते हैं तो वही बड़ा एक मामला होता है और कई बार आतंकी और आतंकी संगठनों के द्वारा ऐसे ट्रायल किए जाते हैं, एक रेकी की जाती है और इस तरह का ट्रायल करके देखा जाता है कि किस तरह से उस मामले में इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। उसी के आधार पर वो लोग फिर बड़े एक वारदात को अंजाम देते हैं। तो ऐसे मामलों की गंभीरता को समझने के लिए इस ऐसे जो सीन ऑफ क्राइम पे जाकर के उस मामले को समझने के लिए आज एनआईए के अधिकारी जाएंगे और अगर इस मामले पर कुछ विशेष इनपुट मिलता है तो निश्चित तौर पे इस केस को एनआईए टेक ओवर करेगी और आगे इस मामले की इन्वेस्टिगेशन। बिल्कुल। शंकर, एक सवाल, आखिरी सवाल ये करना चाहूंगा कि जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, पहली बार आम आदमी पार्टी की वहां पर सरकार बनी है, तब से थोड़ा हालात खराब हो रहे, क्या सरकार के लिए, हुकूमत के लिए मुश्किल आ सकती है या मुश्किल का दौर है ये? देखिए, इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर लगातार चल रहा है और राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की अगर बात करें तो लगातार इस तरह के आरोप भी लगते आ रहे हैं कि पंजाब में जो मौजूदा सरकार है वो ऐसे मामलों को हैंडल नहीं कर पा रही है या देख नहीं पा रही है। लेकिन इस मामले में जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे थे, जिस तरह से इस मामले पर एक्शन भी देखने को मिल रहा है, आतंकियों की साजिश सामने नजर आ रही है, तो ये साजिश किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, किस तरह से अंजाम दिया जा रहा है, तो उसको समझना बहुत जरूरी होगा और ऐसे मामलों पर और आगे ना हो, इसके लिए पंजाब सरकार को भी काफी मजबूती से एक अपना कदम आगे बढ़ाते हुए जो वहाँ की लोकल पुलिसिंग है उसको वहाँ पे तैयार करना होगा और
पल पल की जानकारी, एक एक चप्पे चप्पे की जानकारी वो रखनी होगी, जिससे कि ऐसे मामले सामने न आ सके। क्योंकि पंजाब सरकार की निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी चुनौती है, चाहे बात करें ड्रग्स तस्करी की बात कर ले या आतंकी गतिविधियों को रोकने की बात करें, क्योंकि पंजाब जो है वो पाकिस्तान से सटा हुआ इलाका है और उस इलाके में पहले भी इस तरह के वारदात होते थे, लेकिन पिछले 2-3 महीने से बहुत ज्यादा वारदात इस तरह के यहाँ पे सामने देखने को मिल रहे हैं। और जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं, जिस तरह से केंद्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय खुफिया एजेंसी आई भी लगातार अलर्ट पे अलर्ट भेज रही है, तो कहीं न कहीं इस मामले को लेकर केंद्र सरकार भी संजीदा है और इसके साथ साथ जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार को विशेष तौर पर इस पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया शंकर इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। तेजिंदर बग्गा गिरफ्तारी वारंट मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट आज समाअत करेगा। बग्गा की गिरफ्तारी पर अदालत ने आज यानी मंगल के रोज 11 बजे तक रोक लगाई है। ख्याल है कि वारंट को चैलेंज करते हुए तेजिंदर बग्गा ने अदालत से रुजू किया था। वादरे के पंजाब की मुकामी अदालत ने बीजेपी लीडर तेजिंदर बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था, जिस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस ने दिल्ली से तेजिंदर बग्गा को गिरफ्तार किया था। वापसी के दौरान पुलिस को हरियाणा के कुरुक्षेत्र में रोका गया था। बग्गा की गिरफ्तारी पर खूब सियासी ड्रामा हुआ था। तो तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी होगी या नहीं होगी, आज इस पर फैसला हो सकता है। तेजिंदर बग्गा गिरफ्तारी वारंट मामले पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में आज समाअत होने वाली है। बग्गा की गिरफ्तारी पर अदालत आज 11 बजे तक रोक लगाई है और ख्याल है कि वारंट को चैलेंज करते हुए तेजिंदर बग्गा ने अदालत से रुजू किया था। इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उमेश मुदगल जुड़े। उमेश, क्या बग्गा को आज राहत मिल सकती है? देखिए, ये तो कोर्ट का एक कह लीजिए कि अधिकार है, कोर्ट ही डिसाइड करेगा कि राहत मिलेगी नहीं मिलेगी। हम इस पर इतनी पहले से ही कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर है कि मामला काफी हाई प्रोफाइल है और मंगलवार आज तक सुनवाई जब तक चलेगी तब तक बग्गा को जो है अरेस्ट पुलिस नहीं करेगी। ये खुद पंजाब सरकार के जो एडवोकेट जनरल हैं डॉक्टर अनमोल रतन सिद्धू, उन्होंने अंडरटेकिंग दी थी जब आधी रात सुनवाई हुई थी परसों। और अब क्योंकि इसमें एक दो और एप्लीकेशंस पंजाब सरकार जो है, जो हमें जानकारी मिली है, लगाने जा रही है कि बग्गा की अरेस्ट को सही ठहराने के लिए तमाम जो कानूनी दाव पेच हैं सभी तरीके से, चाहे वो कोई भी मामला हो तो उसमें तरीके से वो जो एप्लीकेशन है वो लगाने जा रही है। और मामला हालांकि आज सुनवाई के लिए 12 बजे की बात था, लेकिन शायद अर्जेंट में अगर एक दो एप्लीकेशन लगी तो वो मामला सुनवाई के लिए पहले यानी कि 10, 10:30, 11 के करीब भी आ सकता है। तो ये देखना होगा कि क्या बग्गा को राहत मिलेगी या नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। शाहीन बाग में निदामी कार्रवाई में रखना डालने के इल्जाम में आम आदमी पार्टी रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। जुनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की शिकायत पर अमानतुल्लाह खां के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। उधर शाहीन बाग में आज निदामी कार्रवाई नहीं होगी। जुनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन तजावुजात के खिलाफ कल से कार्रवाई करेगी। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे, हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां से नुमाइंदा खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़े। खुर्रम, कल शाहीन बाग में काफी सियासी ड्रामा देखने को मिला। बुलडोजर वहां पर पहुंचा इंतजामी कार्रवाई के लिए, पर कार्रवाई नहीं हो पाई। अब आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खां के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्कुल, देखिए तो नाज़रीन, कल जिस तरह से हमने लगातार आपको दिखाया कि शाहीन बाग में एमसीडी का बुलडोज़र पहुंचा था, जो गैर कानूनी तजावुज़ात है उसको हटाने की वहां पर कोशिश की जा रही थी, लेकिन बड़ी तादाद में वहां पर मुकामी लोग पहुंचे, कई लीडरान वहां पर पहुंचे, कांग्रेस के भी कुछ लीडर पहुंचे, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी लीडर पहुंचे, जो मुकामी काउंसलर थे वो भी मौजूद थे। अमानतुल्लाह खां लगातार इस तरह के इल्ज़ाम लगाते रहे कि ये फ़ोटो सेशन है, इंतज़ामी कार्रवाई नहीं है, क्योंकि जो भी यहाँ पर इलीगल चीज़ें थी उसको उन्होंने खुद हटवा दिया, 2 दिन पहले ही साफ कर दिया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी यहाँ पर क्या लेने आई। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा था कि अगर वाकई कुछ भी इस तरह के इलीगल यहाँ पर किसी को दिख रहा है कि यहाँ पर कब्जा किया गया, गैर कानूनी तजावुज़ात है, तो वो हमको बताए, हम खुद उसको हटाएंगे, अपने तौर पर उसको हटवा देंगे। उन्होंने लगातार इस बात का जिक्र वहाँ पर किया कि
पूरा रोड आप देख लीजिए, पूरा रोड खाली है, कोई भी यहाँ पर गैर कानूनी तजावुजात नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि एक मस्जिद जो रास्ते में थी, वजू खाना था उसका, तहारत खाना था उसका, उन्होंने खुद उसको तोड़वाया था और अपने पैसे से उन्होंने उसको वहाँ से हटवाया था। तो लगातार कल पूरा दिन सियासी ड्रामा दिल्ली में देखने को मिला। जो शाहीन बाग रोड है, ओखला से जो कालिंदी कुछ की तरफ रोड जाता है, उस पर पूरी तरह से ट्रैफिक जाम था और काफ़ी हंगामा वहाँ पर देखने को मिला। शाहीन बाग में निज़ामी कार्रवाई में रखना डालने के इल्ज़ाम में अब आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खां के खिलाफ मुकदमा दायर किया गया है। जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की शिकायत पर अमानतुल्लाह खां के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमे को दर्ज किया गया है। उधर शाहीन बाग में आज इंतजामी कार्रवाई नहीं होगी। ये भी कहा जा रहा था कि कल तो बुलडोज़र वापस हो गया, लेकिन शायद अगले दिन फिर यानी आज के लिए कहा जा रहा था कि वहाँ पर इंतजामी कार्रवाई होगी, लेकिन अब जो खबर आ रही है कि आज किसी तरह की इंतजामी कार्रवाई नहीं होगी। जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तजावुजात के खिलाफ कल से कार्रवाई फिर शुरू करेगा। तो कल शाहीन बाग में जो हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, काम कम ज़बानी जंग वहाँ पर ज़्यादा हुई। काम में रखना डालने, सरकारी काम में रखना डालने के खिलाफ आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की शिकायत पर अमानतुल्लाह खां के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उधर शाहीन बाग में आज इंतजामी कार्रवाई नहीं होगी। जनूबी दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन तजावुजात के खिलाफ कल से कार्रवाई करेगी। बताया जा रहा है कि 27 इलाकों की MCD ने निशानदेही की है। दिल्ली के अलग अलग इलाके हैं जहां पर एक एक करके ये कार्रवाई होगी। कल बुलडोज़र पहुंचा था शाहीन बाग पर, वहां पर किसी तरह की इंतजामी कार्रवाई बुलडोज़र के जरिए नहीं की गई थी। एक घर जिस पर बाहर कुछ पाइप्स लगे हुए थे, पेंटिंग का कुछ काम हो रहा था, उसको वहां से हटाया गया। गैर कानूनी तजावुजात के नाम पर उसको वहाँ से हटाया गया। CRPF को भी वहाँ पर तैनात किया गया था कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए CRPF और पुलिस के जवानों को तैनात किया गया था, लेकिन किसी तरह का कोई हंगामा वहाँ पर देखने को नहीं मिला। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर आज अदालत में समाअत होगी। कमिश्नर को बदलने की मांग पर भी अदालत आज समाअत करेगा। दरअसल मस्जिद इंतजामिया की जानिब से कोर्ट कमिश्नर पर सर्वे में जानिबदारी बरतने का इल्जाम लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ मस्जिद की दीवारों को खरोचने का इल्जाम भी इंतजामिया की जानिब से लगाया जा रहा है। तो काफ़ी अहम इशू है, कई दिनों से चल रहा है सर्वे का काम, कई दिनों से होना है पर नहीं हो पा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे पर आज अदालत में समाअत होगी। कमिश्नर को बदलने की मांग पर भी अदालत आज समाअत कर सकता है। दरअसल मस्जिद इंतजामिया की जानिब से कोर्ट कमिश्नर पर सर्वे में जानिबदारी बरतने का लगातार इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इसके साथ साथ मस्जिद की दीवारों को खरोचने का भी इल्ज़ाम है। इंतजामिया की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि मस्जिद की दीवारों को भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और इस पूरे मामले पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे सर्वेश से, जो इस वक्त फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़े हैं। सर्वेश, ज्ञानवापी मस्जिद का मामला काफी तूल पकड़ता जा रहा है। सर्वे पर आज अदालत में सुनवाई भी होने वाली है। इसके अलावा कमिश्नर को बदलने की मांग पर भी आज समाअत होगी। कब तक समाअत हो सकती है? हेलो जी सर्वेश, आप तक अगर आवाज पहुंच रही है तो ज्ञानवापी मस्जिद काफी तूल पकड़ता जा रहा है मामला, आज अदालत में इस पर समाअत भी होने वाली है सर्वे को लेकर। देखिए, निश्चित तौर पर ज्ञानवापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ मंदिर को लेकर जो पूरा मामला चल रहा है, इस मामले में आज दो जगहों पर अहम सुनवाई है। एक तो वाराणसी जिला कोर्ट में इस मामले में सुनवाई है, जिसमें कोर्ट कमिश्नर बदलने को लेकर कोर्ट को फैसला करना है, तय करना है। और दूसरी बात यह है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में कुल 6 याचिकाएं पड़ी हुई थी, जिनमें से 4 याचिकाओं पर जजमेंट रिजर्व कर लिया है कोर्ट ने, जबकि 2 मामले ऐसे हैं जो 2 अर्जियां हैं उन पर अभी सुनवाई चल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि सभी अर्जियों पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट एक साथ फैसला सुनाएगी। इसमें मस्जिद इंतजामिया कमेटी और सुन्नी वक्फ सेंट्रल बोर्ड की ओर से
अर्जियां इसमें दाखिल की गई हैं और जस्टिस इसमें जब सुनवाई चल रही है तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि इस मामले में अब आज जो सुनवाई होगी वो काफी अहम होगी। हालांकि आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में वकीलों की हड़ताल भी है, तो ऐसा ये भी संभावना है कि इस मामले में सुनवाई ना हो पाए, लेकिन इसके बावजूद आज अहम सुनवाई है और ये माना जा रहा है कि अगर सुनवाई होती है तो दोपहर 2 बजे ये सुनवाई शुरू होगी और जस्टिस प्रकाश पाटिया के सिंगल बेंच इस मामले में सुनवाई करेगी। जी चलिए सर्वेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस बार फिर एक बार हम रुख करेंगे दिल्ली का। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कल शाहीन बाग में जिस तरह से बुलडोज़र पहुंचा और वहां पर इन्हदामी कार्रवाई के सिलसिले में बुलडोज़र पहुंचा था, पर इन्हदामी कार्रवाई वहां पर नहीं हो सकी और बुलडोज़र को वहां से वापस होना पड़ा। और उसके बाद ये खबर है कि अमानतुल्लाह खां के खिलाफ FIR दर्ज की गई। हमारे साथ खुर्रम शहजाद इस वक्त जुड़ चुके हैं। खुर्रम, बड़ी खबर की है कि अमानतुल्लाह पर FIR दर्ज की गई है। बिल्कुल, देखिए तकरीबन 1 दर्जन लोग हैं जिनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी SDMC की तरफ से। उसमें काउंसलर अब्दुल वाजिद खान है और इसी के साथ साथ कांग्रेस के कुछ लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं जो खासतौर से बुलडोजर के सामने लेट गए थे। उनमें अमानतुल्लाह खान के खिलाफ खासतौर से जो मकामी MLA है उनके खिलाफ FIR जो है दर्ज कराई गई है। लेकिन अहम बात यह है कि अमानतुल्लाह खान मौके पर पहुंचे थे और उनका कहना यह था कि उनको बताया जाए जहां भी तजावुजात है वो खुद से उसको रिमूव कराएंगे। उससे पहले भी उन्होंने ऐसा खुद किया है, तो इस वजह से वहां पर उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। लेकिन आज शाहीन बाग में किसी तरह का कोई एक्शन नहीं होना है। अलबत्ता ओखला इलाके का ही तैमूर नगर का इलाका है, वहां पर एक्शन होना है, नजफगढ़ में एक्शन होना है और दूसरे इलाकों में साउथ दिल्ली कारपोरेशन की तरफ से एक्शन होना है। लेकिन जिस तरीके से शाहीन बाग में कल जमकर बवाल हुआ उसमें खास बात ये रही, बुलडोजर का हुड एक मरतबा भी नहीं चला, बल्कि जगह पर जब चलने की नौबत आई जहां पर सेंटरिंग लगी हुई थी उसके मकामी लोगों ने खुद ही हटा लिया। तो एक तरीके से देखा जाए तो SDMC अगर तजावुजात हटाना चाहती थी, जो नो मोबल थे तो उनको पूरी तौर से साफ नजर आए। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखे बुलडोजर चलना था वो पूरे तौर से बुलडोजर नाकाब रहा। तो इस तरह की पूरी कैफियत है। इस मामले में अब FIR दर्ज हो गई है और दूसरे लोगों के खिलाफ भी FIR दर्ज हो सकती है, जो खासतौर से अब्दुल वाजिद खान, अमानतुल्लाह खान, परवेज आलम और आरफा, कई लोग थे, तकरीबन 7-8 लोग थे जो खासतौर से बुलडोजर के सामने लेट गए थे। उनके खिलाफ भी FIR जो है इस मामले में दर्ज हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस तमाम जानकारी के लिए। काशी के बाद अब मथुरा के शाही ईदगाह में सर्वे का मुतालबा शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। सर्वे की मांग करते हुए अदालत में अर्जी दाखिल कर दी गई है, जिस पर आज समाअत होगी। अर्जी गुजार ने काशी की ही तर्ज पर मथुरा ईदगाह में भी कमिश्नर मुकर्रर करने की मांग की। अर्जी गुजार का दावा है कि मथुरा शाही ईदगाह में सनातन धर्म से जुड़े कमल, शंख, गदा समेत दीगर अलामात हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, पुलिट्जर प्राइज 2022 का ऐलान। हिंदुस्तान के 4 फोटो जर्नलिस्ट पुलिट्जर इनाम के लिए मुंतखब। मरहूम दानिश सिद्दीकी को बाद अज़मर्ग इनाम। दानिश सिद्दीकी अफगान फौज और तालिबान के बीच हुई लड़ाई में मारे गए थे। अदनान आबिदी, सना इरशाद मुत्तू, अमित दवे के नामों का भी ऐलान। मरहूम दानिश सिद्दीकी को बाद अज़मर्ग पुलिट्जर इनाम। चारों का खबर रसा एजेंसी रॉयटर से ताल्लुक है। कोविड-19 की तबाहकारियों की बेहतरीन अक्सबंदी पर ये पुरस्कार इनाम दिया गया है। तो बड़ी खबर आ रही है, पुलिट्जर प्राइज 2022 का ऐलान हो गया। हिंदुस्तान के 4 फोटो जर्नलिस्ट इनाम के लिए मुंतखब किए गए। मरहूम दानिश सिद्दीकी को बाद अज़मर्ग पुलिट्जर इनाम। दानिश सिद्दीकी अफगान फौज और तालिबान के बीच हुई लड़ाई में मारे गए। अदनान आबिदी, सना इरशाद मुत्तू, अमित दवे के नामों का भी ऐलान। मरहूम दानिश सिद्दीकी को बाद अज़मर्ग पुलिट्जर इनाम। चारों खबर ऐसा एजेंसी रॉयटर से ताल्लुक रखते हैं। कोविड-19 की तबाहकारियों की बेहतरीन अक्सबंदी पर यह पुरस्कार इनाम दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बल्दियाती इंतखाबात में OBC रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जहां सबकी निगाहें मरकूज है, वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान खुद को OBC का सबसे बड़ा खैरख्वाह बताने की भी होड़ मची हुई है। कांग्रेस के जरिए सूबे में 27% OBC रिजर्वेशन की जहां वकालत की जा रही है, वहीं बीजेपी के जरिए सूबे में 48% OBC आबादी की बुनियाद पर 35% OBC रिजर्वेशन को जरूरी करार दिया जा रहा है। वादा है कि मध्य प्रदेश असेंबली की 230 सीटों में से 120 सीट ऐसी हैं जिनको OBC वोटर्स रास्त तौर पर मुतासिर करते हैं। मध्य प्रदेश में OBC रिजर्वेशन के मामले को लेकर सैयद जाफर और जया पाठक के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी।
और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे भोपाल का, जहां सामान्य नुमाइंदे मेहताब इस वक्त जुड़े हैं। मेहताब, मध्य प्रदेश के बलदियाती इंतखाबात में ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज अहम फैसला सुना सकता है। यकीनी तौर पर आज हम बता दें कि 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस पर समाप्त की थी और अपना फैसला महफूज कर लिया था और 10 मई को 10:30 बजे फैसला सुनाने का जो है वक्त मुकर्रर किया गया है। तो सभी की निगाह इस पर मरकूज है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बलदियाती इंतखाबात जो पिछले साल जो उसकी तैयारी हो गई थी, नोटिफिकेशन भी हो गया था, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद और उसका स्टे होने के बाद उसको रोक दिया गया था। और मध्य प्रदेश में जब ओबीसी रिजर्वेशन की बात है तो ये जानना जरूरी है कि मध्य प्रदेश में कहाँ पर कितनी ओबीसी आबादी है, और इससे दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, दोनों हमदर्द बताने की जो है होड़ में लगी हुई है, क्योंकि 230 असेंबली सीटों में से 120 सीटें जहाँ पर राज तौर पर ओबीसी वोटर्स मुतासिर कर रहे हैं। वहीं पर अगर मध्य प्रदेश के जो इलाकाई इस पर बात करें तो मालवा निमाड़ में 12% ओबीसी वोटर्स हैं, जबकि वस्त मध्य प्रदेश में 17%, महाकौशल में 18%, विंध्य क्षेत्र में 14%, बुंदेलखंड में 26% और ग्वालियर चंबल में 32% ओबीसी आबादी है। शायद यही वजह है कि दोनों पार्टियों की नजर ओबीसी वोटर्स पर है और आज इस पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आ सकता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब इस तमाम जानकारी के लिए। तो नाज़रीन, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।